हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केस एक सीरियल किलर के ऊपर है। हु इज अ प्योर इविल, अ मॉन्स्टर, नाइट स्टॉकर, रिचर्ड रामिरेज। आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम लोगों ने नाइट स्टॉकर के नाम से फैमिलियर होंगे या तुम लोगों ने रिचर्ड रामिरेज का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस केस। तो बात है मार्च 17, 1985 की। अ लेडी नेम्ड एस्टर, वो अपना ज़्यादातर टाइम लंच टाइम एक मिनी मॉल में स्पेंड करती है, आर्मी स्टोर में। वो देखती है कि एक टेबल पर दैट वाज फुल ऑफ जंक एक कैप पड़ी हुई होती है। वो उस हैट को उठाकर देखती है और उस हैट पर ACDC लिखा हुआ होता है। वो जैसे ही हैट वापस रखती है उसके राइट साइड पर एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो उस हैट को उठाकर एस्टर की तरफ देखता है, वो उसे देखकर घूरता है और एक वियर्ड सी स्माइल देता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। एस्टर अपना डेली का काम, जो अपना डेली रूटीन होता है, वो अपना काम खत्म करके घर जा ही रही होती है। वो अपनी कार में बैठती है और वो कार से अपने घर जा रही होती है और वो देखती है कि समवन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड हर। वो कार उसके बिल्कुल जस्ट बाजू में आ जाती है। उसे थोड़ा टेंस फील होता है। वो देखती है कि जो कार में बंदा बैठा है वो वही आदमी है जो मॉल में उसे घूर रहा था। यहाँ पर अब वो थोड़ी सी डर जाती है। अब आप सोच कर देखो, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप भी बेशक डर जाते, बट थैंकफुली नथिंग हैपेंड until the same night. Detective Gil Carello gets a call about a murder in Rosemead. गिल और उसका पार्टनर जब क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि गैरेज का गेट खुला हुआ है। वो वहां देखता है कि पूरे फ्लोर पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और वो खून के छींटे जो गैरेज और घर के बीच में जो गेट है वो खून के छींटे उस पर भी होते हैं। गिल वहां देखता है कि वहां एक बेसबॉल कैप पड़ी हुई है। गिल घर के अंदर जाता है एंड ही सीज अ फोन विद फुल ऑफ ब्लड। वो इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है और अंदर जाता है और जाते जाते वो किचन तक जाता है। वो वहां देखता है कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेल ओकाजाकी। शी वाज शॉट राइट इन द फोरहेड। सस्पेक्ट डेल के घर में घुस जाता है डेल के आने से पहले ही। डेल जैसे ही घर में आती है वो किचन के अंदर जाती ही है एंड सस्पेक्ट शॉट्स हर राइट इन द फोरहेड। मरिया हर्नांडेज, गेल की रूममेट, शी वॉज अ विक्टिम। मरिया उसके घर पहुंचती ही है और वो गैरेज से घर में एंटर कर रही थी क्योंकि उसे अपनी कार भी पार्क करनी थी। वो कार से उतरती है बट शी सेंस समथिंग वाज रॉन्ग क्योंकि उसे घर के पास से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती ही है और वो देखती है एक लंबा सा 6 फीट का आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही हाथ ऊपर करती ही है रिचर्ड पुल्स द ट्रिगर, लेकिन सस्पेक्ट वो शॉट मिस कर देता है और वो गोली मरिया की कीज पर लग जाती है, लेकिन फोर्स के कारण मरिया गिर जाती है। रिचर्ड उसे ज़मीन पर ही धक्का देकर वहाँ से भागता है और घर के अंदर घुस जाता है। मरिया उठती है और वो घर से भागती है एलिवे की तरफ और भागते ही भागते उसे एक और गन शॉट की आवाज़ आती है। वो गन शॉट उसके घर से ही चली थी। उसे उसकी फ्रेंड की चिंता होती है। मरिया वापस अपने घर की तरफ भागती है और उसे लगता है कि रिचर्ड गैरेज से ही बाहर वापस आएगा, लेकिन वो गलत होती है। रिचर्ड उसके घर के फ्रंट डोर से बाहर आता है और वो वापस उसके सर पर गन पॉइंट करता है। मरिया रिचर्ड से बोलती है, तुम मुझ पर एक बार पहले ही गोली चला चुके हो, क्या तुम मुझ पर फिर से गोली चलाओगे? और रिचर्ड गन नीचे करके ही जस्ट सिंपली वॉक अवे। March 18, 1985, the second day after the first murder. डिटेक्टिव को पता चलता है कि डेल के मर्डर के 40 मिनट बाद ही पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल आता है और एक और मर्डर रिपोर्ट होता है। मॉन्ट्रे पार्क में एक यंग एशियन गर्ल जो कि अपनी कार से ड्राइव करके कहीं जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन समवन स्टॉप्ड हर, ड्रैग्ड हर और वो उसे घसीटते हुए कार से निकालता है एंड ही शॉट हर फॉर नो अपेरेंट रीजन. According to the report, Tsai Leon-Yu was found on the street. She was shot in the chest. उसके लास्ट शब्द यही थे, हेल्प मी, हेल्प मी। जो बुलेट डेल ओकाजाकी के मर्डर में यूज़ हुई थी वही सेम बुलेट साई लियोन यू के मर्डर में यूज़ हुई थी। मरिया हर्नांडेज जो कि डेल की फ्रेंड थी, वो डिटेक्टिव गिल करेलो को हेल्प तो कर देती है स्केच बनवाने में, और बाद में पता चलता है कि जो स्केच मरिया ने बनवाया था वो स्केच एक और दूसरे केस से मैच कर रहा था। एक अटेम्प्टेड किडनैपिंग के केस में जो विक्टिम ने स्केच बनवाया था वो स्केच मरिया के स्केच से मैच कर रहा था।
10 days after the murder of Dale Okazaki and Leon Yu, पुलिस को पता चलता है कि विटियर काउंटी एरिया में एक डबल मर्डर रिपोर्ट हुआ है, विंसेंट जजारा एंड मैक्सिम जजारा। सस्पेक्ट उनके घर में एक ओपन विंडो से घुस जाता है। वो $40,000 चुराता है और कुछ ज्वेलरी भी चुराता है। विंसेंट को तो वो काउच पर ही गोली मार देता है, और हाँ, इस बार भी .22 बुलेट यूज हुई थी। मैक्सिम जजारा वो बेड पर होती है। रिचर्ड यानी कि सस्पेक्ट उसे स्टैब करता है वेजाइना के थोड़े से ऊपर, और एक बार नहीं कई बार। शी वॉज रेप्ड, और रिचर्ड उसकी आंखें तक निकाल लेता है। कैन यू इमेजिन हाउ फार दिस मैन कैन गो? आई कांट इवन इमेजिन द पेन जो विक्टिम्स ने मरने से पहले सहा होगा। रिचर्ड जजारास के घर पर एक गलती जरूर कर देता है। वो वहां पर एक शू प्रिंट छोड़ देता है। पुलिस को वहां पर एक शू प्रिंट मिलता है जो कि 11 या 12 के साइज का था। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिचर्ड कितना प्योर इविल और मॉन्स्टर है। रिचर्ड एक 6 साल की लड़की को एबडक्ट करता है, उसका रेप करता है और फिर गैस स्टेशन पे उसे छोड़ देता है। रिचर्ड चाइल्ड एबडक्शन करना यही नहीं रुकता है, वो और चाइल्ड एबडक्शन करता है। वो और बच्चों को किडनैप करता है, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर छोड़ देता है। May 14, 1985, मॉन्ट्रे पार्क, विलियम डोए एंड लिलियन डोए। रिचर्ड उन दोनों के अपार्टमेंट में घुस जाता है और रिचर्ड लिलियन डोए का रेप करता है। वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता भी है और मरने की हालत में उन्हें वहाँ छोड़ देता है। वो वहाँ थोड़ी सामान की चोरी भी करता है और बस वहाँ से चले जाता है। लेकिन विलियम, जो कि मरने की हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो 911 को कॉल कर देता है और उस कारण उसकी वाइफ की लाइफ बच जाती है। रिचर्ड ने लिलियन पर थंब कफ भी यूज किया था, उस कारण लिलियन फोर्सफुली उससे छूटने के लिए अपने थंब को खींचती है और उसके कारण लिलियन का थंब भी उसके हाथ से अलग हो जाता है। बस पुलिस को वहाँ एक ही सबूत मिलता है, थंब कफ, और कुछ भी नहीं। पुलिस को अभी तक कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, सिर्फ एक शू प्रिंट के अलावा और एक थंब कफ। बस ज़्यादा कुछ नहीं मिला था पुलिस को। लेकिन पुलिस को पता चलता है जो चाइल्ड अबडक्शंस हो रहे थे उसमें से ही एक चाइल्ड अबडक्शंस में एक शू प्रिंट मिला था जो कि मैगजीन के यहाँ पर मिला था। वो शू प्रिंट से मैच कर रहा था, दोनों के शू प्रिंट सेम थे। तो पुलिस को इससे ये तो कंफर्म हो जाता है जो चाइल्ड अबडक्शंस हो रहे हैं और जो मर्डर्स हो रहे हैं उनमें किसी एक ही बंदे का हाथ है। जून 28, 1985, पैटी हिगिंस, जो कि आर्केडिया सिटी में रहती थी, रिचर्ड उसके घर में घुस जाता है और सबसे पहले वो उसका गला काटता है और उसे जब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। पैटी हिगिंस के मर्डर के 4 दिन बाद ही उसके ही घर के पास एक और मर्डर रिपोर्ट होता है। मैरी कैनन, शी वॉज 75 years old। मैरी कैनन को भी रिचर्ड वैसे ही मारता है जैसे उसने पैटी हिगिंस को मारा था। यही मर्डर होने के 3 दिन बाद ही एक और केस रिपोर्ट होता है। डिटेक्टिव गिल करेलो एंड फ्रैंक सेलेर्नो, दे वर बोथ वर्किंग टुगेदर फॉर दिस केस। फ्रैंक सेलेर्नो, जो कि पहले भी सीरियल किलर्स के केसेस पर वर्क कर चुका है, वो एक बहुत अच्छा ऑफिसर था। फ्रैंक को कॉल आता है कि सियारा मॉडरे पीडी सिटी में अ 16-year-old गर्ल, शी वॉज बीटन ब्रूटली विद अ टायर आयरन, और सस्पेक्ट उसे इतना मारता है कि उसको 42 स्टिचेस आते हैं और उसको स्कल में इंजरी भी होती है। ये केस में भी पुलिस को शू प्रिंट मिलता है। वहाँ पर जो शू प्रिंट मिला था और ये 16-year-old गर्ल के घर से जो शू प्रिंट मिला था वो दोनों मैच कर रहे थे। पुलिस को कभी भी कोई भी मर्डर सीन से फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे, सिर्फ उन्हें शू प्रिंट ही मिल रहे थे और ज़्यादा कुछ पुलिस को लीड नहीं मिल रही थी। जुलाई 6, 1985, ये बात है जॉन रॉड्रिगेज के घर की। जॉन अपने बेडरूम में सो रहा था और जॉन की वाइफ की नींद लिविंग रूम में ही लग जाती है। जॉन की वाइफ की नींद कुछ आवाज़ आने के कारण खुल जाती है। जॉन की वाइफ को लगता है कि वो जॉन है जो आवाज़ कर रहा है। जॉन की वाइफ जॉन को चिल्लाकर बोलती है कि जॉन, आवाज़ मत करो, बच्चे उठ जाएंगे। बट शी इमीडिएटली अंडरस्टूड कि वहाँ जॉन नहीं, कोई और है। वो उठती है और देखती है। जॉन की वाइफ वापस से आवाज़ लगाती है बट आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो जॉन की वाइफ डर जाती है। जॉन की वाइफ जॉन के पास जाती है और बोलती है कि घर में शायद कोई घुस गया है। अच्छा, जॉन की ड्यूटी कुछ घंटों बाद ही सुबह होती है, इसलिए जॉन बोलता है सो जाओ, कोई भी नहीं है। बट जॉन की वाइफ नहीं मानती और वो बोलती है कि नहीं, मैंने आवाज़ सुनी है,
कोई तो है। जॉन उठकर अपनी गन को उठाता है और देखने जाता है पूरे घर में कि कोई है तो नहीं। जैसे ही जॉन देखने जाता है, जॉन की वाइफ देखती है कि डाइनिंग टेबल के पास जो विंडो सालों से नहीं खुली है, जो स्टक थी, वो खुली हुई होती है। जॉन की वाइफ जॉन को बोलती है कि देखो, मैंने बोला था, कोई तो आया है। जॉन अपनी फ्लैशलाइट उठाता है और वो देखने जाता है कि कोई है तो नहीं। और जैसे ही वो बाहर देखने जाता है, उसको एक शू प्रिंट दिखता है। वो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करता है। अच्छा, जॉन एक खुद पुलिस ऑफिसर था, तो जब तक पुलिस नहीं आई थी, उसने फुटप्रिंट पर एक बॉक्स रख दिया था। डिटेक्टिव गिल जॉन के घर पहुंचते हैं और वो फुटप्रिंट देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही किलर है। गिल जॉन से बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि ये तुम्हारे घर में घुसकर बिना कुछ करे वापस चले जाता है। पुलिस को पहले इतना क्लियर शू प्रिंट नहीं मिला था जो कि उन्हें जॉन के घर से मिला था। वो इसका सोल पैटर्न ले लेते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर को पता करने भेजते हैं कि ये शू कौन सी कंपनी का है। इन्वेस्टिगेटर रैंडम स्टोर्स पर जाते हैं और उन्हें वो शू का पता चल जाता है। इन्वेस्टिगेटर पोर्टलैंड जाते हैं और वो शू के इन्वेंटर जेरी बबलफील्ड के पास जाते हैं और वो जेरी से इन्वेस्टिगेट करते हैं और सेल्स डेटा की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि 1356 पेयर्स जो मॉडल 440 के होते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट आते हैं ताइवान से। इन्वेस्टिगेटर जेरी को बताते हैं कि पुलिस को लगता है कि जो सस्पेक्ट के पास शू है वो ब्लैक शू है, क्योंकि जो सर्वाइविंग विक्टिम्स है उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्हें लगता है कि वो एक ब्लैक शू है। ब्लैक शूज अविया के जो 440 मॉडल्स के थे वो सिर्फ 6 बने थे, उसमें से 5 एरिजोना गए थे और एक लॉस एंजलिस आया था। बट इससे ज़्यादा पुलिस को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है कि उन्हें एक केस के बारे में पता चलता है। मई 29, 1985 मोनरोविया में एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें मेबल बेल और फ्लोरेंस लैंग पर अटैक होता है। उस अटैक में मेबल बेल की मौत हो जाती है। फ्लोरेंस लैंग क्रिटिकल कंडीशन में होती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। मेबल बेल पर रिचर्ड ने इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ किया था उसके हाथ पैर बांधने के लिए, एंड शी वॉज रेप्ड एंड बीटन टू डेथ विद अ हैमर। फ्लोर पर एक अलार्म रिंग भी पड़ी हुई होती है जिस पर रिचर्ड का आधा शू प्रिंट हो जाता है। वो शू प्रिंट पुराने केसेस से मैच कर जाता है और वहाँ पर पुलिस को इलेक्ट्रिकल कॉर्ड भी मिलती है जिससे रिचर्ड ने उन लोगों के हाथ पैर बांधे थे। रिचर्ड विक्टिम्स को मारने के बाद इतना कंफर्टेबल हो जाता था कि उनको मारने के बाद वो आराम से खाना खाता था और ड्रिंक्स पीता था और फिर जाता। इस केस में रिचर्ड ने उनकी वॉल पर एक पेंटाग्राम का साइन बनाया था लिपस्टिक से, जो कि उसके हाथ पर टैटू भी था। वो पेंटाग्राम उसने विक्टिम के लेग पर भी बनाया था। अब पुलिस के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। वॉज ही सेंडिंग अ मैसेज? क्या वो कोई मैसेज देना चाह रहा है? या वॉज ही इनटू सेटनिज्म? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है और पुलिस को एक पुराने केस के बारे में पता चलता है जो कि नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में एलएपीडी में हुआ था। एक अटेम्प्टेड किडनैपिंग का केस। विक्टिम सस्पेक्ट से जैसे तैसे भाग जाती है और सस्पेक्ट टोयोटा कार में होता है। जैसे ही विक्टिम भाग जाती है, सस्पेक्ट भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते ही भागते सस्पेक्ट वहाँ ट्रैफिक वायलेशन करता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ती है, उसे कार से बाहर आने के लिए बोलती है, यानी कि रिचर्ड बाहर आता है और पुलिस उससे बोलती है कि अपने हाथ पीछे करके खड़े रहो। और पुलिस के मोटर रेडियो पे अटेम्प्टेड किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन चल रही थी। जैसे ही रिचर्ड वो सुनता है और वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन भागने से पहले रिचर्ड कार के पीछे पेंटाग्राम का साइन बना के जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये वही सस्पेक्ट है जो मर्डर्स कर रहा है। इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि जो कार वो वहाँ पर छोड़ के जाता है वो चोरी की कार है। अब पुलिस के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होता जा रहा था। एक तो ऊपर से एविडेंस मिल नहीं रहे थे और मिल रहे थे तो कोई काम के नहीं थे। 1985 लिंडा आर्थर, एलए काउंटी शेरिफ। लिंडा आर्थर का कॉल गिल करेलो के पास आता है। लिंडा गिल से बोलती है, आई थिंक तुम्हें मेरे घर के पास आना चाहिए। अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज रेप्ड। लिंडा को ऐसा लगता था कि ये केस गिल के केस से रिलेटेड है, इसलिए लिंडा ने गिल को कॉल किया था। गिल जब वहाँ पहुँचता है तो लिंडा उसे बताती है कि जब लिंडा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में थी तो लिंडा की गर्लफ्रेंड लिंडा से बोलती है कि आई थिंक तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है। लिंडा बाहर जाकर देखती है तो सोफी डिकमैन उसे आवाज़ दे रही थी, मिसेस आर्थर, मिसेस आर्थर।
लिंडा बैकयार्ड से पीछे जाकर एक दीवार पर चढ़कर देखती है। वहां से सोफी का बेडरूम लिंडा को दिख रहा था। लिंडा सोफी से पूछती है, सोफी क्या सब ठीक है? सोफी बोलती है, मेरा रेप हुआ है और यहाँ चोरी भी हुई है और उसने मुझे बेडरूम पर बांध कर छोड़ दिया है। सस्पेक्ट सोफी की विंडो से अंदर घुस जाता है और सोफी को बेडरूम पर लेटाकर उसके मुंह में ग्लव्स डाल देता है और बोलता है, डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी। द सेम नाइट रिचर्ड यानी कि सस्पेक्ट ने एक और मर्डर किया था। मॉन्ट्रे पार्क में जॉयस नेल्सन was killed. Suspect tried to rape her, but she fought and she wasn't raped. And उसी गुस्से में रिचर्ड ने जॉयस नेल्सन को मार डाला। He was so angry that he beat her to death. He literally stormed her head and वो वहाँ उसके सर पर एक शू प्रिंट छोड़ देता है। पुलिस को ये बाद में पता चलता है कि रिचर्ड ने जॉयस नेल्सन को पहले मारा था। उसके बाद वो सोफी डिकमैन के घर में घुसता है और उसका रेप करता है। पुलिस छोटे से छोटे क्लू को ढूंढ रही थी ताकि उन्हें कुछ लीड मिले। They even assigned a task force and they are getting 10,000 to 20,000 calls a day. July 8, 1985 पुलिस को जब वो स्टोलन कार मिली थी तो उसमें से पुलिस को एक बिजनेस कार्ड मिलता है। वो बिजनेस कार्ड एक डॉक्टर का होता है, बेसिकली अ डॉक्टर इन चाइना टाउन। गिल वो डेंटिस्ट के पास जाता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि रिचर्ड वॉज देयर एट जुलाई 3rd। गिल वहाँ जुलाई 8 को गया था। पुलिस जस्ट मिस्ड हिम बाय 5 days। सस्पेक्ट ने क्लिनिक में अपना फॉर्म में नाम रिचर्ड मैना लिखवाया था और एक फेक एड्रेस दिया था। गिल ने रिचर्ड का एक्सरे ले लिया था और वो एक्सरे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया था। वो स्पेशलिस्ट गिल को बताता है कि उसकी टूथ की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जरूर वापस आएगा क्लिनिक में। पुलिस अब क्लिनिक पर पूरा नजर रखी हुई थी। पुलिस ने क्लिनिक के पास वहाँ 2 ऑफिसर्स रखे हुए थे, बट कुछ टाइम बाद पुलिस वहाँ से 2 ऑफिसर्स को हटा देती है और वहाँ एक अलार्म लगा देती है क्लिनिक में। बट पुलिस को क्या पता था ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जुलाई 15, 1985 रिचर्ड वहाँ क्लिनिक में आता है। डेंटिस्ट अलार्म बजाते रह जाता है लेकिन पता नहीं दैट अलार्म वाजंट वर्किंग प्रॉपर्ली और रिचर्ड उस दिन पुलिस के हाथ से निकल जाता है। अगर पुलिस की वहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होती तो शायद इसके बाद एक भी और केस नहीं होता। जुलाई 20, 1985 मैक्स नीडिंग एंड लैला नीडिंग दे वर बोथ डेड इन देयर हाउस। सस्पेक्ट जो होता है वो उनके बैक डोर से अंदर घुसता है। और हाँ, पुलिस को इस बार फुटप्रिंट तो नहीं मिलता है लेकिन अर्लियर केसेस में जो .22 बुलेट यूज़ हुई थी वही बुलेट यहाँ यूज़ हुई थी। और हाँ, रिचर्ड यहाँ भी नहीं रुकता, वो सेम नाइट को एक और क्राइम करता है। लेकिन सेकेंड मर्डर में पुलिस को शू प्रिंट भी मिल जाता है और वही .22 बुलेट भी मिलती है। चैनारोंग कोवानांत, आई एम सॉरी गाइस अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो। रिचर्ड ने उसको सर पर गोली मारी थी और उसकी वाइफ का रेप किया था एंड ही रेप्ड हिज सन टू। आई डोंट नो गाइस बट दिस इज द वर्स्ट केस आई हैव एवर हर्ड। बट उसकी वाइफ इतनी ब्रेव होती है कि इतना सब होने के बाद भी, इतना मेंटल टॉर्चर होने के बाद भी वो पुलिस को एक एक्यूरेट स्केच बनवाने में हेल्प करती है। अगस्त 6, 1985 गिल एक मीटिंग बुलाता है इस केस पर डिस्कस करने के लिए और केस को सॉल्व करने के लिए। वो मीटिंग चली रही होती है और मीटिंग के बीच में एक कॉल आता है और एक केस रिपोर्ट होता है। नॉर्थरिज, क्रिस पीटरसन एंड वर्जीनिया पीटरसन। रिचर्ड उनके घर में घुस जाता है और उनके बेडरूम में जा ही रहा होता है और वो वर्जीनिया पर शॉट लेता है लेकिन वो शॉट वो मिस कर देता है और वर्जीनिया के वो नेक पर छू कर निकल जाती है। लेकिन रिचर्ड यही नहीं रुकता, रिचर्ड फिर से शॉट लेता है। रिचर्ड इस बार क्रिस पर शॉट लेता है लेकिन वो फिर से मिस कर देता है। वर्जीनिया और क्रिस दोनों को गोली लगने के बाद भी वो रिचर्ड का पीछा करते हैं। क्रिस वॉज सो ब्रेव कि गोली लगने के बाद भी वो रिचर्ड का पीछा कर रहा था जबकि रिचर्ड के पास गन भी थी। लेकिन रिचर्ड जैसे तैसे एस्केप कर लेता है। जो गन क्रिस पीटरसन के केस में यूज हुई थी वो गन इस बार न्यू गन थी। इट वॉज अ .25 ऑटो और उसकी शेल केसिंग्स भी रेड प्राइमर की थी जो कि अब मैन्युफैक्चर होना बंद हो चुकी थी। That became इंटरेस्ट ऑफ पुलिस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द किलर्स दे वांट टू नो कि पुलिस उनके बारे में क्या जानती है और रिचर्ड भी उनमें से एक था। पुलिस जानती थी कि रिचर्ड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स देखता था और पढ़ता था क्योंकि मिस्टर डॉय के केस में जब मिस्टर डॉय ने पुलिस को कॉल कर दिया था और उसकी वाइफ की जान बच गई थी तो वो न्यूज़पेपर पर भी छपी थी और टीवी चैनल्स पर भी चली थी। इसलिए इसके बाद जो भी केसेस हुए थे उन केसेस में फोन चोरी कर लिए गए थे या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। रिचर्ड का खौफ एले में इतना बन चुका था कि एवरीवन इन द एले वाज बाइंग गन। उसका सबसे पहले नाम द वॉक इन किलर के नाम से पड़ा था, फिर थोड़े टाइम बाद द वैली इंट्रूडर
and finally he was named as the Night Stalker. August 18th, 1985, San Francisco. Peter Pan was killed in his house. और उसकी wife, Mrs. Pan, she was raped and she was shot in the head. उसकी वाइफ की पल्स चल रही होती है. शी बेयरली सर्वाइव. रिचर्ड वॉज सो कंफर्टेबल. वो ये सब करने के बाद फ्रिज से खाना निकालता है, खाता है और उसके बाद लिविंग रूम में ही इवन मास्टरबेटेड. और उसके बाद वो वॉल पे एक सैटेनिक सिंबल बनाता है, एक पेंटाग्राम. फिर वो वहाँ से चले जाता है. डिटेक्टिव मेयर से बोलते हैं कि रिचर्ड के ऊपर एक रिवॉर्ड रखना चाहिए. जो भी इंसान रिचर्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करेगा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हेल्प कर सकती है पुलिस को वो बताएगा, उसको $10,000 मिलेंगे. और मेयर वैसा ही करती है. लेकिन मेयर वहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देती है. जितनी भी इंफॉर्मेशन रिचर्ड की पुलिस के पास होती है वो सारी इंफॉर्मेशन मेयर लीक कर देती है प्रेस पर. और ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकती थी पुलिस के लिए. August 24, 1985. It was 3 a.m. in the morning. Richard shot 29-year-old Bill Carnes and he was hospitalized. और वो उसकी fiancée को sexually assault करता है. He even tied her and said, "I am the Night Stalker." He liked that name. Bill Carnes के neighborhood में एक young man रहता है जो कि अपनी बाइक पर काम कर रहा था. वो रिचर्ड को कार में जाते हुए देख लेता है. ये बात मीडिया पर जाती है और एक इंडिविजुअल का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसकी फ्रेंड की भी ऐसी सेम कार चोरी हुई है. टोयोटा स्टेशन वैगन, ऑरेंज कलर की कार. वो गाड़ी चाइना टाउन से चोरी हुई थी. पुलिस को वो कार मिल जाती है डाउनटाउन अलेक्जेंड्रिया LA पार्किंग लॉट में. वो रिचर्ड का वेट करते हैं लेकिन रिचर्ड वापस नहीं आता है. बट अच्छी बात ये होती है कि पहली बार रिचर्ड का फिंगरप्रिंट उनको रियर व्यू मिरर पे मिलता है. अच्छा, उस टाइम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट निकल सकते थे. August 27, 1985. पुलिस गॉट कॉल फ्रॉम अ लेडी और वो लेडी उनसे कहती है कि उसके फादर जो कि एक स्ट्रीट पर्सन है, ही हंग आउट डाउन बाय द स्किड रो. और उसके फादर का एक फ्रेंड है नेम्ड रिक. वो लेडी को ये लगता है कि जो रिक है वही नाइट स्टॉकर है. पुलिस उसके फादर को ढूंढ लेती है और उसके फादर से पूछताछ करती है तो उसका फादर बताता है कि उसका फ्रेंड रिक जो कि एल पैसो में रहता है, वो उसे बताता है कि उसने मॉन्ट्रे पार्क में एक यंग एशियन कपल का मर्डर किया है एंड ही यूज्ड .22 बुलेट गन. और वो गन वो उसके फादर को देता है डंप करने के लिए. उसका फादर टियाना में जाके उसको डंप करता है. पुलिस उसके फादर को टियाना लेके जाती है एंड दे रिकवर्ड द गन. और वो एक रेडियो भी रिकवर करते हैं जो कि बेल एंड लैंग के केस से रिलेटेड था. सैन फ्रांसिस्को में एक पुलिस इन्फॉर्मेंट एक ब्रेसलेट पुलिस को देता है और वो कहता है पुलिस से शायद ये ब्रेसलेट नाइट स्टॉकर से रिलेटेड है. और ग्रेग जो कि एक पुलिस इन्फॉर्मेंट होता है, ये ब्रेसलेट उसको उसकी वाइफ की मदर ने दिया था. जब पुलिस उसकी वाइफ की मदर से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि ये ब्रेसलेट उसके बॉयफ्रेंड अर्मांडो रॉड्रिगेज ने दिया है और ये ब्रेसलेट अर्मांडो रॉड्रिगेज को उसके फ्रेंड रिक ने दिया था. शी ओनली न्यू हिम एज रिक. वो बताती है कि रिक एक ब्लैक कैप पहनता था जिस पर ACDC लिखा हुआ था और एक ब्लैक जैकेट भी पहनता था और उसके तीत बहुत बुरी हालत में थे. पुलिस न्यू they were too close to chase the Night Stalker. एल सोब्रांटे where Armando lives. अरमांडो अपने घर से बाहर आ ही रहा होता है. डिटेक्टिव फ्रैंक सैल्जॉन जो कि उसके घर के सामने ही खड़ा होता है. फ्रैंक अरमांडो के पास जाता है और बोलता है, अरमांडो मुझे तुमसे बस बात करनी है. तुम्हारा दोस्त रिक एक बहुत ब्रूटल सीरियल किलर है और तुम पुलिस की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो टू सॉल्व द बिगेस्ट केस इन अमेरिका. अरमांडो फ्रैंक से बोलता है, मेरा दोस्त नाइट स्टॉकर नहीं है और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. फ्रैंक ड्रैग्ड हिम एंड सेड, तुम अपने लिए बहुत बड़ा फेवर कर सकते हो कि तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करो और बस तुम्हारे फ्रेंड का लास्ट नेम बता दो. अरमांडो कंटिन्यूसली उसको मना करता है बट फ्रैंक बीट हिम एज हार्ड एज ही कैन एंड गेस व्हाट, अरमांडो टोल्ड हिज फुल नेम, रिचर्ड रमीरेस. रिचर्ड का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं था. वो बचपन से छोटी मोटी चोरियां तो करता ही था. एंड द वे ही वॉज ट्रीटेड बाय हिज फादर इज हॉरिबल. हिज फादर ऑलवेज यूज्ड टू शाउट एट हिम एंड बीट हिम. इवन उसके फादर उसको सिमेट्री के क्रॉस पर बांध कर रखते थे. रिचर्ड बचपन से ही कोकेन और हीरोइन का यूज करता था. ही वॉज एडिक्टेड टू हेरोइन एंड कोकेन. जितनी भी बुरी चीजें एक बच्चे के बचपन को खराब करने के लिए हो सकती है वो सारी रिचर्ड के बचपन में थी. फिर चाहे उसके कजिन ही उसके सामने अपनी वाइफ का मर्डर कर रहे हों या फिर वियतनाम स्टोरीज. August 30, 1985.
फ्रैंक सैल्जोन फ्रैंक सैलर्नो के पास जाता है और बोलता है, वी गॉट अ नेम। फ्रैंक वाज लाइक, अगर हमें नेम मिल चुका है तो जो हमें फिंगरप्रिंट मिला था स्टोलन कार से वो अब हम मैच कर सकते हैं। वो प्रिंट मैन्युअली चेक होता है और 8 रिचर्ड रमीरेस निकल के आते हैं। उनमें से एक के साथ वो प्रिंट मैच कर जाता है। रिचर्ड ने पहले छोटी मोटी चोरियां तो करी थी, लेकिन कभी कोई ऐसा वायलेंट केस रिचर्ड के ऊपर नहीं लगा था। पुलिस के पास रिचर्ड की फोटो भी होती है, बुकिंग फोटो, जो अरेस्ट के बाद ली जाती है। पुलिस वो फोटो इन्फॉर्मेंट को दिखाती है और इन्फॉर्मेंट बोलता है, या दैट्स हिम, दैट्स रिचर्ड रमीरेस। अब पुलिस के पास उसका नेम, फोटो और वो ज़्यादातर कहाँ जाता है सब कुछ पता था। और पुलिस के पास अब वारंट भी था। शेरिफ ब्लॉक एक मीटिंग बुलाते हैं। शेरिफ ब्लॉक ने ये मीटिंग ये डिस्कस करने के लिए बुलाई थी कि ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक करनी चाहिए कि नहीं। और डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मीडिया पर लीक करनी चाहिए। अब पुलिस का ये प्लान था कि रिचर्ड जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सुनेगा और रिचर्ड पैनिक कर जाएगा और वो लॉस एंजलिस से भागने की कोशिश करेगा। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिचर्ड ग्रेहाउंड बस स्टेशन से ट्रैवल करते रहता है। अगस्त 31, 1985 पुलिस सर्वेलेंस टीम को ग्रेहाउंड डिपो पे भेजती है नजर रखने के लिए। रिचर्ड उस वक्त एरिजोना से वापस लौट रहा था जहां उसका ब्रदर रहता है। पुलिस उसका वेट कर रही थी कि वो जैसे ही बस से उतरेगा और उसको वो कैप्चर कर लेंगे। लेकिन रिचर्ड बैक डोर से उतरता है और अंदर एंटर करता है जहां पर पैसेंजर्स एंटर करते हैं। जैसे ही वो ग्रेहाउंड के अंदर एंटर करता है और वो इमीडिएटली कॉप्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो पैनिक होकर एग्जिट करता है स्ट्रीट्स की तरफ। वो एक लिकर स्टोर के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं फ्रंट पेज पर उसकी फोटो छपी हुई है। वो पैनिक करके फिर से बाहर निकलता है और दूसरी बस में जाकर चढ़ जाता है। जो बस थी वो डाउन ओलंपिक जा रही थी और रिचर्ड को लॉस एंजलिस ईस्ट में जाना था क्योंकि उसका भाई वहीं रहता है। वो देखता है कि कुछ पैसेंजर्स के हाथ में न्यूज़पेपर्स हैं और फ्रंट पेज पर उसकी फोटो है और पैसेंजर्स वो फोटो देखकर उसको ही देख रहे थे। रिचर्ड अब पैसेंजर्स को घूर के देखने लगता है। उसमें से एक पैसेंजर बस से उतरकर फोन बूथ पर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। रिचर्ड बस से उतरकर भागने लगता है, लेकिन अब पुलिस उसको चेस कर रही थी और यहाँ से शुरू होती है पुलिस की चेस रिचर्ड की तरफ। रिचर्ड पहले I-5 फ्रीवे की तरफ भागता है और सारे लेन्स पार कर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा होता है एंड ही एंडेड अप इन इंडियाना। और भागते भागते वो एक कार भी चोरी करने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी एस्केप कर सके, बट ही फेल्ड टू डू सो। He continued running and turned right on Howard Street. Now people were also chasing him and people were shouting at him. People were beating him और वो इतना थक जाता है कि वो भाग भी नहीं पाता। शेरिफ एंडी रमीरेस को कॉल आता है कि a person on the street is fighting और एंडी जब वहाँ पहुँचता है तो people were shouting at him and pointing the newspaper और वो बोलते हैं ये वही है। एंडी arrested him and put him in the car and took him to the Hollenbeck station. पूरा स्टेशन लोगों से कवर्ड था और लोगों में इतना गुस्सा था ना कि they wanted to beat him to the death. फ्रैंक सैलर्नो and गिल करेलो रिचर्ड को कस्टडी में लेते हैं and they eagerly wanted to talk with him. रिचर्ड को वही सेल में रखा जाता है जिस सेल में केनेथ बियांकी को रखा था, the hillside strangler. People were so happy and police were happy too. They caught the night stalker. Daniel Hernandez and Arturo Hernandez ये रिचर्ड के डिफेंस अटर्नी थे जो कि रिचर्ड के पेरेंट्स ने उनकी लॉयर की हेल्प से असाइन करवाए थे। अक्टूबर 24, 1985 रिचर्ड अक्यूज्ड ऑफ 14 मर्डर्स। और जब रिचर्ड कोर्ट से जा रहा था he showed his hand with a pentagram, a devil sign and shouted Hail Satan. रिचर्ड कोर्ट में ज़्यादातर ऐसे ही एक्ट करता था कि उसको कोई रिग्रेट नहीं था और वाकई में उसको कोई रिग्रेट नहीं था। आई डोंट नो गाइस कि लोग इतने फुलिश कैसे हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज रिचर्ड बहुत अट्रैक्टेड था, गर्ल्स उसको मेल करती थी और फोटो भेजती थी। गर्ल्स उसको फोटोज मेल करती थी और मेल में लिखती थी आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। जस्ट बिकॉज ही वॉज फेमस एंड अट्रैक्टेड, गर्ल्स को ये समझ में नहीं आता था कि वो एक सीरियल किलर था। रिचर्ड चाइल्ड मॉलेस्ट के केसेस में भी अक्यूज था एंड अ 60-year-old गर्ल, शी वॉज सो ब्रेव, वो टेस्टिफाई करना चाहती थी रिचर्ड के अगेंस्ट, बट डिटेक्टिव गिल करेलो एंड फ्रैंक ने ये सब डिसमिस कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चों पे गलत असर पड़े और वो बच्चों को कोर्ट रूम तक नहीं ले जाना चाहते थे। ट्रायल में इतना डिले होने के बाद फाइनली जनवरी 31, 1989 को ट्रायल स्टार्ट होता है एंड देयर वर 143 विटनेसेस इंक्लूडिंग मरिया हर्नांडेज। सितंबर 20, 1989 रिचर्ड वॉज कन्विक्टेड गिल्टी ऑफ 43 मर्डर चार्जेस और नवंबर 7, 1989 को ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ रो इन कैलिफोर्निया गैस चैम्बर।
पुलिस बिलीव्ड कि रिचर्ड ने और भी मर्डर्स किए थे सैन फ्रांसिस्को में, जो कि पुलिस लिंक नहीं कर पाई या उन्हें पता नहीं चला। लॉयर्स का भी यही मानना था। सैन क्विंटन स्टेट प्रिजन 1994। रिचर्ड एग्रीड टू इंटरव्यूड बाय क्राइम राइटर फिलिप कार्लो। वो एक बहुत रेयर इंटरव्यू था जिसके कुछ पार्ट्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। आफ्टर स्पेंडिंग 2 decades ऑन अ डेथ रो, June 7, 2013, Richard died due to natural causes. He spent 23 years on a death row, and that is the end of Richard Ramirez. That is the end of Night Stalker. इतने सारे क्राइम करने के बाद बहुत इजी डेथ मानूंगा मैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट किस केस पर वीडियो बनाऊं। और हाँ गाइस, ये चैनल सिर्फ सीरियल किलर्स के ऊपर ही नहीं है, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा दूसरे टॉपिक्स पर, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड स्टफ। थैंक यू अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो गाइस, पहली वीडियो है तो थोड़ी गलतियां तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। साइनिंग ऑफ, शिवाय।